रूपा रो रो कर अब शांत हो चुकी थी। आज फिर अजीत ने उस पर हाथ उठाया था और फिर धक्का देकर वो बुरी बुरी गालियां देता हुआ घर से बाहर चला गया था। 5 वर्षीय सुमन और 4 वर्षीय सोनू हिचकियों के साथ रोते हुए उससे चिपके हुए थे। तीनों के आंसू मिलकर एक हो रहे थे। अब ये सब आए दिन की बात हो गई थी। कहने को तो उनका प्रेम विवाह था। सजातीय होने के कारण भी उन्हें विवाह में कोई अड़चन नहीं आई थी। सभी की रजामंदी से बहुत धूम धड़ाके के साथ उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ था। दोनों के ही माता पिता ने किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी थी। शादी के थोड़े दिनों बाद ही अजीत का ये रूप उसके सामने आ गया था। रूपा चौकी जरूर थी। दोनों ने एक साथ MBA किया था। रूपा अपने बेंच की टॉपर थी। पूरा जोर लगाने के बाद भी अजीत कक्षा में दूसरे स्थान पर ही रहता था। दोनों के बीच एक स्वस्थ स्पर्धा रहती थी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षण महसूस करने लगे और जब अजीत पर प्रेम का भूत चढ़ा तो वो इतना अधिक रोमांटिक हो गया कि खुद रूपा को ही विश्वास नहीं होता कि ये वो अकड़ू घुसेल अजीत है। सहेलियां भी रूपा से जलने लगी। अजीत हर दिन रूपा के लिए कुछ न कुछ सरप्राइज प्लान करता और सब देखते रह जाते। अजीत कभी भी कुछ छुपा कर नहीं करता। सब कुछ सबके सामने खुला खुला। दोस्त कहते शादी के बाद अजीत तो जोरू का गुलाम बन जाएगा। अजीत हंसकर जवाब देता, हाँ भाई बन जाऊंगा। तुम्हारे पेट में क्यों दर्द होता है? तुम भी बन जाना, पर अपनी बीवी के, मेरी वाली के नहीं। और चारों ओर जलन भरी खिलखिलाहट बिखर जाती। रूपा को खुद भी अजीत का ये रूप बहुत भाता था। वो तो खुशियों के सतरंगे आकाश में विचरण कर रही थी, मगर कहा जानती थी कि कुदरत उस अंधेरे गहरी खाई की ओर ले जा रही। पहला झटका रूपा को शादी के बाद दूसरे महीने में ही लगा था। 15 दिनों के हनीमून ट्रिप से जब दोनों लौटे थे, हफ्ता तो घर से बाहर ही नहीं निकले। अजीत जैसे शकोर की तरह उसे निहारता ही रहता था। जॉइंट फैमिली थी। घर में सास ससुर के साथ जेठ जेठानी भी थे, पर जैसे अजीत को कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। जेठानी जरूर इस बात पर ताना मारती रहती थी। वो एकांत में अजीत को समझाती तो वो कहता, जो जलता है उसे जलने दो। उस रात नई बहू के स्वागत में अजीत के सासा ने पूरे परिवार को खाने पर बुलाया था। बहुत साफ से सज धज कर जब वो तैयार हुई और अजीत के सामने आई तो अजीत के चेहरे पर बल पड़ गया। ये कैसे कपड़े पहने हैं तुमने? क्यों, क्या हुआ? शीशों में खुद को निहारते हुए उसने पूछा। अच्छा तो है, ये मेरी माँ बड़े प्यार से लाई थी मेरे लिए। तुम्हारे घर वालों के ढंग के कपड़े खरीदने नहीं आते क्या? ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। बदल कर नीचे आओ, मैं माँ के पास इंतजार कर रहा हूँ। कहता हुआ अजीत कमरे से बाहर चला गया। अजीत की बात से बहुत आहत हुई थी रूपा का उखड़ा हुआ मूड सासा के घर में सबके स्नेही व्यवहार से फिर से खिल उठा था। खाना खाकर सब बैठक में बैठे हंसी मजाक कर रहे थे। बहुत ही खुशनुमा माहौल था। सब उसके रूप और व्यवहार की तारीफ कर रहे थे। थोड़ा हंसी मजाक भी चल रहा था। किसी बात पर सबके साथ साथ वो भी खिलखिलाकर हंसी तो अजीत तेजी से सीखा। क्या घोड़े की तरह हिना रही हो? कायदे से हंस भी नहीं सकती हो क्या? सब चुप हो गए और उसी असामान्य शांति के बीच वापस घर चले आए। कोई कुछ नहीं बोला। कमरे में आकर वो बहुत रोई। अजीत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो करवट बदलकर आराम से सो गया। सुबह भी घर में इस बारे में कोई बात नहीं हुई। न ही किसी ने उसे कुछ कहा, न ही अजीत को कुछ समझाया। जेठानी के चेहरे पर जरूर व्यंग भरी मुस्कान पूरे दिन तैरती रही। कुछ ही दिनों बाद अजीत के किसी दोस्त की एनिवर्सरी की पार्टी थी। अजीत ने उसे शाम के लिए तैयार होने के साथ साथ ये भी हिदायत दी कि देखो, ये मेरे दोस्त की पार्टी है, ढंग के कपड़े ही पहनना, बल्कि ऐसा करो कि मुझे दिखा दो तुम क्या पहनने वाली हो। ये तो बस शुरुआत थी। उसके पहनने बोलने पर टिप्पणी करना, टोका टोकी करना, व्यंग करना अब अजीत के लिए आम बात हो गई थी। उस दिन पार्टी पूरे शाबाश पर थी। सब संगीत की लहरों पर थिरक रहे थे। संगीत वैसे भी रूपा की कमजोरी थी। वो भी पूरी तरह संगीत में डूबी हुई थिरक रही थी। अचानक अजीत चिल्लाया, क्या नसनिया की तरह ठुमके लगा जा रही हो? अब पिछली बातें भूल जाओ।
सिर्फ घर की बहू बन गई हो तो शरीफों की तरह रहना सीखो। इस अपमान को वो सह नहीं पाई और रोते हुए बाहर की ओर भागी। अजीत भी उसके पीछे पीछे आया। घर पहुंचते ही उसने अपनी सासू माँ को पूरी बात बताई, पर उनकी प्रतिक्रिया से वो चकित रह गई। देख बहू, पति पत्नी के बीच में ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती है, इन्हें तुल नहीं देनी चाहिए। जाओ जाकर आराम करो। कहते हुए उन्होंने उसकी पीठ थपथपाई और अपने कमरे में चली गई। रात उसने आंखों में ही काटी। सुबह होते ही वो अपने मायके चली आई। अपने माता पिता की प्रतिक्रिया से तो वो बुरी तरह आहत हो गई। पिता ने ठहरे हुए शब्दों में उसे समझाया, देखो रूपा, हर दंपति के बीच में ऐसे मौके आते ही है। बात को बिगाड़ने से कोई लाभ नहीं है। पुरुष कभी कभार कुछ ऊंचा नीचा बोल ही देता है। छोटी छोटी बातों को पकड़कर बैठोगी तो खुद भी दुखी रहोगी और हमें भी दुखी करती रहोगी। अब बड़ी हो गई हो, अपनी जिम्मेदारियों को समझो। हमारी परवरिश पर उंगली उठाने का मौका उन लोगों को मत देना। बस इतनी सी अपेक्षा है तुमसे। पिता तो अपनी बात कहकर अपने कमरे में चले गए। उसने आशा भरी नज़रों से माँ की ओर देखा। कुछ देर शांत रहने के बाद माँ बोली, तुम अगर ये सारी बातें अपना मन हल्का करने के लिए हमारे साथ साझा कर रही हो तो ठीक है, पर अगर तुमको लगता है कि हम लोग दामाद जी से इस बारे में कोई बात करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। रूपा, हमने तुम्हें बेटे की तरह पाला है। इसका अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि तुम लड़का बन जाओ। लड़की हो, लड़की की तरह रहना सीखो। लड़कियों को थोड़ा दबना पड़ता है, सहना पड़ता है। गृहस्थी की गाड़ी तभी पटरी पर चलती है। माँ, मुझे इस तरह अपमानित करने का अधिकार अजीत को नहीं है। रूपा, तुमने तो खुद देखा है, तुम्हारे पापा कितनी बार मुझे क्या कुछ नहीं कह देते, तो क्या मैं उनकी शिकायत लेकर अपने मायके जाती हूँ? नहीं ना। पर मैं ये अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। रूपा, ये शादी तुम्हारी पसंद से, तुम्हारी खुशी के लिए करी गई है। इसे निभाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अभी हमें तुम्हारी दोनों छोटी बहनों की शादी भी करनी है। अगर बड़ी बहन का तलाक हो गया तो दोनों बहनें की शादी में बहुत दिक्कत आएगी। 3-4 दिन रहो आराम से मायके में और फिर अपने घर चली जाना। रात बहुत हो गई है, जाओ सो जाओ। शाम को ऑफिस से लौटते हुए अजीत उसके मायके चला आया। बिना कुछ कहे सुने वो अजीत के साथ अपने ससुराल चली आई। अपमानित होने का एक अनवरत चलचिला आरंभ हो गया था। अब उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल का एहसास हो रहा था। भावनाओं में बहकर उसने अपनी लगी लगाई नौकरी को इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि अजीत ने कहा था, जाने मन तुम दूसरे शहर में नौकरी करोगी तो मैं तो वियोग में ही मर जाऊंगा। 1-2 साल साथ साथ में जी लेते हैं, फिर तुम भी नौकरी कर लेना। तुम तो टॉपर हो, तुम्हें तो कभी भी नौकरी मिल जाएगी। जाने उसे कब नींद आ गई। अगले दिन जब सुबह सोकर उठी तो उसे चक्कर आ रहे थे। उसे लगा कि उसे तनाव की वजह से ऐसा हो रहा है, पर सासू माँ की अनुभवी आंखें शायद समझ गई थी। उन्होंने डॉक्टर के पास ले जाकर जांच करवाई और खुशी से झूमती हुई घर वापस आई। साल भर के भीतर ही सुमन उसकी गोद में खेलने लगी थी और लगभग 1 साल बाद ही उसने बेटे को जन्म दिया था। 2 बेटियां की माँ उसकी जेठानी चल बून गई थी। अब वे भी उसे बात बात पर कुछ न कुछ बोलती रहती, पर बेटा पाकर सास अब उसका ही पक्ष लेती। पर बच्चों की माँ को नौकरी करने की अनुमति इस घर में नहीं थी। धीरे धीरे अजीत शराब पीने लगा। सबके बीच उसका अपमान करना अब रोज की बात थी। अगर वह कुछ समझाने की कोशिश करती तो भी अजीत पर उस हाथ उठा देता। बच्चे सहम जाते। कॉलेज में अजीत के परम मित्र थे कौशल। एक ही शहर में होने के कारण उनकी दोस्ती अभी ही कायम थी। अगर उनके सामने कुछ भी घटित होता तो वो कभी अजीत को समझाते और कभी रूपा को, पर यह बात न तो अजीत को अच्छी लगती न ही परिजनों को। इसलिए उन्होंने अजीत के घर आना कम कर दिया, पर मोबाइल से वो रूपा से संपर्क में रहते। रूपा भी जब भी परेशान होती एकांत पाकर कौशल जी को फोन लगा देती। कौशल हमेशा उसका हौसला बढ़ाते, अपने पैरों पर खड़े होने की सलाह देते। उस दिन भी कौशल घर आए थे। जब अजीत ने रूपा को गाली दी तो कौशल बच्चों का वास्ता देकर उसे समझाने लगे, पर अजीत तो जैसे अपना आपा ही खो चुका था। उसने उन दोनों वे रिश्ते पर उंगली उठा दी। अपमान से तिल मिलाए हुए कौशल उठकर चले गए।
और कौशल का सारा गुस्सा अजीत ने रूपा पर ही उतार दिया। आज जिस तरह से अजीत ने उसे पीटा था, उसे देखकर सोनू सहम गया था और उस घटना के बाद घंटे भर तक सुमन डर कर कांपती रही थी और उसके आंसू रुके ही नहीं थे। रूपा को लगा ये मेरे बच्चे हैं, उन्हें डर और उलझी हुई जिंदगी नहीं देख सकती। अब अपने बच्चों के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। ये निर्णय लेने के बाद रूपा स्वयं को भविष्य में आने वाले कठिन समय के लिए मानसिक रूप से तैयार करने लगी। अब उसे पता था कि ये लड़ाई उसकी अकेले की है, इस युद्ध में कोई उसके साथ नहीं खड़ा होगा। पर फिर भी रूपा हल्का महसूस कर रही थी। अगले दिन अजीत के जाने के बाद रूपा लैपटॉप लेकर बैठ गई और कई जगह नौकरी के लिए आवेदन कर भेज दिया। अपने ही कमरे से बाहर आई। 2 दिनों तक कहीं से कोई जवाब नहीं आया, पर वो निराश नहीं हुई। जानती थी कोर्स करने के बाद 5 साल का लंबा अंतराल लिया था उसने, तो थोड़ी मुश्किल से तो नौकरी मिलेगी, पर उसे विश्वास था कि उसकी योग्यता को देखते हुए उसे नौकरी जरूर मिलेगी। मगर हमेशा अपना सोचा कहाँ होता है। इससे पहले कि रूपा की नौकरी लगती, अजीत ने उसके हाथ में तलाक के कागज थमा दिए। दूसरा विस्फोट यह था कि अजीत ने कोर्ट से अपने बच्चों की कस्टडी मांगी थी, क्योंकि रूपा बेरोजगार थी। रूपा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी, पर रूपा ने रोने चिल्लाने की बजाय आगे की रणनीति पर विचार करना आरंभ कर दिया। उसे किसी से भी कोई सहारे की उम्मीद नहीं थी। एक ही व्यक्ति था जिससे वो कोई मदद मांग सकती थी, तो उसने कौशल को फोन मिलाया। पूरी स्थिति बताकर उसने किराए का मकान ढूंढने का अनुरोध किया। अजीत के आने से पहले ही रूपा अपने दोनों बच्चों को लेकर एक अटैची के साथ घर से चली गई। कौशल उसके विश्वास पर खरा उतरा और उसने अपने किसी परिचित के यहाँ उसे पॉइंट गेस्ट बनवा दिया। कौशल ने उसे मायके जाने की भी सलाह दी, पर रूपा ने ये कहकर मना कर दिया कि ये मेरी लड़ाई है, मैं इसमें अन्य लोगों को परेशान नहीं करना चाहती। रात में जब अजीत लौटा तो इस नए घटनाक्रम से बुरी तरह बौखला गया। आप लोगों ने उसे रोका क्यों नहीं? वो इस तरह से मेरे बच्चे को लेकर नहीं जा सकती। हम लोगों को लगा कि आप लोगों की आपस में बात हो गई होगी, भाभी मुंह बनाकर बोली। अजीत अपने कमरे में चला गया। उसके जीवन में इतना बड़ा भूसाल आया था और परिवार का कोई सदस्य उसके पास हमदर्दी दिखाने भी नहीं आया। समझ नहीं पा रहा था कि जिन परिजनों पर रूपा जान छिड़कती थी, उसके जाने का किसी को कोई दुख नहीं था। आधी रात को अजीत को भूख लगी। उठकर बाहर आया। डाइनिंग टेबल पर 2 रोटी और सब्जी ढकी रखी थी, वही खाकर वापस जाकर सो गया। रूपा होती तो गरम करके मान मनुवार से सलाद आसार के साथ उसे खिलाती। अगली सुबह भी सब कुछ सामान्य ढंग से होता रहा। जब वो बाहर निकलने लगा तब माँ ने पूछा, रूपा से कुछ बात हुई क्या? नहीं, खुद गई है तो खुद वापस आएगी, किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, गुस्से में अजीत बोला। और वो तलाकनामा भाभी ने पूछा, उसी ने उसकी अकल ठिकाने आएगी, आप देख लीजिएगा। कहता हुआ अजीत बाहर चला गया। समय के तो जैसे पंख होते तेजी से खिसकने लगा। दिन, महीना और फिर साल बीत गया। ना रूपा आई, ना उसका कोई फोन आया। अजीत ने भी अपनी अकड़ में कोई फोन नहीं किया, पर इस दौरान अजीत ने रूपा की कमी शिद्दत से महसूस किया। अपनी उलझनों के कारण उसका काम में मन नहीं लगता था। प्राइवेट कंपनी उसको क्यों रखती थी? आज उसे नौकरी से निकाल दिया गया। बेरोजगार देवर अब भाभी पर बोझ बन गया था। वो भाभी जो उसके जैसी हो गई थी। अब अजीत को अपने जीवन में रूपा का महत्व समझ में आ रहा था। वो खुद को रूपा से मिलने के लिए मानसिक रूप से तैयार कर रहा था कि आखिर तभी उसके ताबूत में आखिरी कील के रूप में हस्ताक्षर किया हुआ तलाकनुमा रजिस्टर डाक से उसके पास आ गया। साथ ही रूपा ने कोर्ट के पास अपने बच्चों की कस्टडी का दावा भी ठोका था, क्योंकि अब वो बेरोजगार नहीं थी बल्कि एक बड़ी कंपनी के एचआर हेड थी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं।